साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल और द सोल साइंस ऑफ माइंड मतलब साइक एंड लोगोस. The psychology was meant to be the science or branch of knowledge that deals with soul or mind. मतलब साइंस का एक ऐसा ब्रांच जो कि किसके साथ डील करता है, हमारे सोल या फिर जिसको कहा जाता है माइंड के साथ. So we expand this definition to the scientific study of mind and behavior. इस साइकोलॉजी जो कि एक साइंस का ब्रांच है उसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, हम अपने ब्रेन के अपने माइंड के बिहेवियर को उसके फंक्शनिंग को हम स्टडी करते हैं. सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये जो साइकोलॉजी है ये ब्रांच साइंस का कैसे है. हाँ, स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैंने ऑफ किया हुआ है वीडियो. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो साइकोलॉजी है वो ब्रांच कैसे है साइंस का. तो जैसे कि हमको पता है ऑलरेडी साइंस के 3 मेन ब्रांचेस हैं. जो साइंस है उसके विज्ञान जिसको बोला जाता है उसके 3 मेन ब्रांचेस हैं. वो है फिजिकल साइंस, दूसरा बायोलॉजिकल साइंस एंड द थर्ड वन इज सोशल साइंस. तो तीसरा वाला जो है सोशल साइंस उसका एक ब्रांच है साइकोलॉजी. बाकी के ब्रांचेस को हम समझेंगे दूसरे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल में. फिजिकल में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी वगैरह. बायोलॉजिकल साइंस का आता है जूलॉजी, बॉटनी, फिजियोलॉजी वगैरह, बॉडी का फिजियोलॉजी समझना. अब जो तीसरा वाला है सोशल साइंस उसका ब्रांच है साइकोलॉजी, सोशल साइंस. उसके अलावा सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये सब हमारे सोशल साइंस के ब्रांचेस हैं. इसमें क्या पढ़ा जाता है, इसमें किस ह्यूमन के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस मतलब उनके ब्रेन का फंक्शनिंग क्या है, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, वो कैसे सोचता है, उन सब चीज़ों का स्टडी साइकोलॉजी में किया जाता है. हिस्ट्री क्या है साइकोलॉजी की. हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, कैसे ये साइंस का एक ब्रांच बना. एज वी नो साइकोलॉजी इज अ साइंस, मतलब अगर ये साइंस का ब्रांच है तो अपने आप में साइकोलॉजी एक साइंस हुआ, है ना. फिजियोलॉजी इज अ सॉरी साइकोलॉजी इज अ साइंस बट साइकोलॉजी डिड नॉट इमर्ज डायरेक्टली एज अ साइंस. मतलब पहले स्टार्टिंग में हालांकि हमको अब पता चल गया कि साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस का ब्रांच है, बट पहले से ऐसा नहीं था स्टार्टिंग से. साइकोलॉजी वॉज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी अंटिल द 1870s. 1870 तक के ये फिलोसफी का ब्रांच माना जाता था. उसके बाद में काफ़ी सारे रिसर्चेस से धीरे धीरे इसको साइंस का ब्रांच माना जाने लगा बिकॉज इसको फिलोसफी से हटा के, फिलोसफी का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं था, इसमें साइंस की कंटेंट थे जिन पे कि रिसर्चेस वगैरह होते रहने चाहिए जिन चीज़ों पे, और एक साइंस का पार्ट इसको माना गया 1870 के बाद से, इसीलिए इसको फिलोसफी से उठा के साइंस का ब्रांच बनाया गया. Psychology emerged as a separate discipline in 1879. A German psychologist, Wilhelm Wundt, established the world's first psychology laboratory in 1879. उन्होंने 1879 में पहली साइकोलॉजी का लेबोरेटरी मतलब स्थापित किया. ये तो हिस्ट्री की हिस्ट्री हुई कि कैसे फिलोसफी से इसको साइंस का ब्रांच बनाया गया. फिर बाद में इसका डेफिनेशन क्या, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया. साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. पहले का क्या था, पहले उसको वो सोल का साइंस मानते थे, माइंड का साइंस मानते थे. पर जब जैसे ही ये जाना गया, अब देखिए आपको सभी को पता है कि सोल किसका पार्ट है. सोल को हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, फिलोसफी में, है ना. लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे सोल और माइंड दो अलग चीज़ें हो गई, सोल को, हमारे ब्रेन को सोल से अलग समझ में आया कि ब्रेन और सोल दो डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों का स्टडी अलग है, तो इसको फिर साइंस का ब्रांच माना गया. मतलब इसका स्टडी फिलोसफी में नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आत्मा, जीवात्मा,
ईश्वर के बारे में डिस्कशन होता है, वहाँ पे इसका स्टडी ना होके साइंस में इसका स्टडी होना चाहिए, इसलिए इसको साइंस का ब्रांच बनाया गया। गोल्स कौन से हैं साइकोलॉजी के, क्यों क्यों साइकोलॉजी की ज़रूरत पड़ी? First is describe the primary goal of psychology is to identify and classify behavior and mental processes and accurate as possible. Just a minute. ये जो क्लास चल रही, मैं कर रही हूँ क्लास के बाद। हाँ, तो इसको क्या बताया गया, प्राइमरी गोल क्या है इसका, सबसे पहला जो उसका मोटिव है साइकोलॉजी को स्टडी करने का, आइडेंटिफाई करना, समझना और क्लासिफाई करना ह्यूमन बिहेवियर को, कि ह्यूमंस, हम जो ह्यूमंस हैं किन किन सिचुएशन में किस किस तरीके से बिहेव करते हैं, उसको उस उन चीज़ों को समझना, आइडेंटिफाई करना एंड देन क्लासिफाई करना, अलग अलग ग्रुप्स में उनको डिवाइड करना और उन पे फिर आगे स्टडी करना, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना और नए नए इन्वेंशंस करना इस साइकोलॉजी का पार्ट है। इसी पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्चेस करके हमारे लिए बहुत सारे चीज़ें इन्वेंट की हैं। उससे क्या होता है, हमारे माइंड का, हमारे ब्रेन का जो प्रोसेस है वो पता चलता है, ब्रेन में कैसे प्रोसेसिंग होता है। स्टडी जब होगी तो जो प्रोसेस है वो जितना हद तक एक्यूरेसी उसमें होगी, तो वो कोशिश करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो कोशिश करते हैं कि एज मच एज पॉसिबल अच्छी स्टडी हो और हम लोगों को कुछ नया बता पाएँ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। दूसरा जो गोल है साइकोलॉजी का वो है एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंड द कॉजेज़। अगर ह्यूमन बिहेवियर में या उनके मेंटल प्रोसेस में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं कोई परेशानी दिख रही है, तो उनका उनका कॉज को जानना, उनके कारण को जानना इसका दूसरा मोटिव है, दूसरा इसका गोल है साइकोलॉजी का। एंड द थर्ड गोल इज प्रिडिक्शन, टू प्रिडिक्ट हाउ अ गिवन कंडीशन विल अफेक्ट, प्रिडिक्शन करना, प्रिडिक्ट करना कि अगर ये कंडीशन दिया जाए तो वो ह्यूमंस या कोई भी उस पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा, कैसा उसका बिहेवियर चेंज होगा, ये सारा प्रिडिक्शन उनका थर्ड गोल है। क्योंकि प्रिडिक्शन करेंगे तो ही आगे उनकी स्टडीज़ में वो हेल्प करेगा। हम भी जब अपने कोई आप रिसर्चेस करते हो, डिसर्टेशन आप लिख रहे हो, तो आप उस पे कुछ ना कुछ प्रिडिक्शन आपका होगा कि ये मेरा स्टडी किस वे में जाएगा, क्या इससे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्या नेगेटिव इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो एक प्रिडिक्शन करना कि इस तरह की कंडीशन अगर दी जाए तो किसी का क्या बिहेवियर इसमें हो सकता है। एंड द फोर्थ इज कंट्रोल, फोर्थ गोल इज कंट्रोल, कंट्रोल और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। पहले उन्होंने क्या किया, ह्यूमन बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया, देन उन्होंने उसके कॉज को जाना, उसका कारण क्या है। तीसरा उन्होंने प्रिडिक्शन किया कि इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में अगर ऐसा किया जाए तो इनका कैसा रिएक्शन हो सकता है। और फिर चौथा उन्होंने कंट्रोल के द्वारा जाना कि मॉडिफिकेशन या फिर उस बिहेवियर में क्या कंट्रोल या मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी कि मॉडिफिकेशन करना चाहिए या कंट्रोल करना चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर में जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स देखे गए उनमें कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, अदरवाइज वो नई चीज़ें हमको नहीं पता चलेगा। जैसे कि मेंटल बहुत सारे इश्यूज आजकल के टाइम में हैं, फिजिकल एबनॉर्मेलिटी से ज़्यादा मेंटल इश्यूज बहुत हैं, सब लोगों को मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट हुई है। तो वैसा क्यों हुआ, अगर किसी की मेंटल हेल्थ पे अगर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो वैसा क्यों हुआ, पहले तो उस प्रॉब्लम को समझा, देन उसका कॉज ढूंढा कि उनको वैसा वो परेशानी क्यों हुई। उसके बाद में जो रिसर्च उन पे हो रही थी उसमें क्या प्रेडिक्शन हो सकती है कि क्या किस तरह के रिजल्ट सामने आएंगे कल जाने के बाद, क्या हमको होप है अपनी स्टडी से, क्या हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। और फिर चौथा, वो जब सारा स्टडी हो गया, आपको उसका आंसर मिल गया कि किस वजह से ऐसा हो रहा था, तो देन क्या, आगे कहीं ना कहीं इसमें सुधार लाने के लिए तो सारे रिसर्चेज हो रहे हैं,
तो चौथा होगा कंट्रोल करना कि उस सिचुएशन में भी उनका बिहेवियर ना प्रभावित हो, निगेटिवली ना इम्पैक्ट हो, इसके लिए उस पे क्या कंट्रोल या मॉडिफिकेशन होने चाहिए, ये चौथा गोल। तो इस तरीके से 4 गोल हैं साइकोलॉजी के। इसके अलावा कुछ लेटेस्ट डेफिनेशन हम देखते हैं साइकोलॉजी के। जैसा कि पहले हमको एक चीज़ समझ में आई है कि बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। जो साइकोलॉजी है, वो बिहेवियर पे बेस्ड है। सो द बिहेवियर इज़ आइदर ओवर्ट और कोवर्ट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया, जब साइकोलॉजी, आज हमारा फर्स्ट डे है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, कि साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को समझने की एक स्टडी है। एक ऐसा स्टडी जिसमें हम ह्यूमन बिहेवियर समझते हैं या ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो बिहेवियर मतलब क्या? बिहेवियर दो टाइप का होता है, या तो ओवर्ट और कोवर्ट। Overt behavior includes directly observable responses like walking, talking, dancing, etc. किसी पर्सन का बिहेवियर, जैसे हम बात करते हैं ना कई बार कि उनका बिहेवियर ऐसा है, उनका बिहेवियर अच्छा है, इनका बिहेवियर खराब है, उन्होंने मेरे से खराब बिहेव किया, उन उनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। तो बिहेवियर मतलब क्या? जैसा वो अपने आप को दूसरों के सामने, जिस तरीके से वो एक्सप्रेस करते हैं, हम दूसरों के सामने हम अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज आर बिहेवियर। तो बिहेवियर दो टाइप का होता है। एक तो वो बिहेवियर जो सामने से दिखाई देता है, मतलब दिखाई देना मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, जो कि दिखता है। जैसे कि कोई क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, हम बात कर रहे हैं किसी से, किस वे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, डायरेक्टली विजिबल है। इसको कहा जाएगा ओवर्ट बिहेवियर। इसके अलावा दूसरे टाइप का एक बिहेवियर होता है, वो है कोवर्ट बिहेवियर। Covert behavior includes responses which are not directly observable but can be inferred from behavior like thinking, feeling, etc. दूसरा वाला जो कोवर्ट बिहेवियर होता है, वो दिखता नहीं है, बट उसको फील किया जा सकता है, उसको एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे कि थिंकिंग, अगर हम सोच रहे हैं, तो अगर हम कुछ सोच रहे हैं, हमारे माइंड में कुछ चल रहा है, तो दूसरे सामने वाले पर्सन को वो चीज़ नहीं दिखाई देगी कि हम क्या सोच रहे हैं, या हम सोच भी रहे हैं या नहीं। हमारे माइंड में कोई कुछ विचार चल रहा है, थॉट प्रोसेस चल रही है, इसको सामने वाला हमको देख के नहीं पता लगा सकता, या हम किसी को देख के उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो जो चीज़ें डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है, वो आते हैं कोवर्ट बिहेवियर के अंदर। थिंकिंग, फील करना, किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस मेंटली हमको जब होता है, तो उन चीज़ों को कोवर्ट बिहेवियर माना जाता है। ये डेफिनेशन में भी हम जाएंगे, पहले हम कुछ में जो टर्म है साइकोलॉजी में, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको समझते हैं कि साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिहेवियर, बिकॉज पूरी की पूरी साइकोलॉजी इसी पे बेस्ड है, बिहेवियर पे। दूसरा हमने पढ़ा था, साइकोलॉजी क्या है, हमारे मेंटल प्रोसेस का स्टडी है। तो मेंटल प्रोसेस मतलब क्या? इन साइकोलॉजी वी स्टडी द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फैक्टर ऑफ बिहेवियर। हम उस बिहेवियर के, जो कोई डायरेक्टली विजिबल था वो बिहेवियर, और जो मन ही मन चल रहा है, माइंड में चल रहा है, वो दोनों बिहेवियर का स्टडी हम साइकोलॉजी में करते हैं। हियर वी स्टडी द मेंटल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल। तो जो मेंटल प्रोसेस है, उसमें हम क्या बताया उन्होंने, साइकोलॉजी में हम ऊपर से दिखने वाला जो बिहेवियर है, चलना फिरना बात करना, उसको भी स्टडी करते हैं, और साथ में मेंटल प्रोसेस को भी स्टडी करते हैं कि माइंड कैसे काम कर रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, माइंड में कोई स्पेसिफिक टाइप से ही वो क्यों रिएक्ट करता है किस सिचुएशन में। तो ये तो इंटरनल है, ये तो समझ नहीं आएगा प्रोसेस को समझे बिना। तो ये भी स्टडी हम साइकोलॉजी में करते हैं। तीसरा है साइंटिफिक मेथड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है साइकोलॉजी का।
Experiment means an individual's objective observation in controlled condition. These observations can be generalized for analyzing and predicting human behavior. कुछ साइंटिफिक मेथड हम इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी में उस ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए। अब आप समझ गए कि ह्यूमन बिहेवियर केवल वो नहीं होता जो दिखता है, जो हम किस वे में बात कर रहे हैं, है ना? हमारा वे ऑफ टॉकिंग क्या है, हमारा वे ऑफ खुद को कैरी करने का तरीका क्या है, या हम कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं, ऊपरी लेवल पे नहीं, इंटरनली मेंटल लेवल पे हम किस तरीके से सोचते हैं, वो सब चीज़ें भी बिहेवियर में आती हैं और इसी की स्टडी को साइकोलॉजी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है तो हैंड रेज कीजिए, फिर आगे जाएंगे। हम्म तो जैसे कि हमने अभी बात की थी गोल्स की, उनको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। गोल्स जो साइकोलॉजी के गोल्स थे, हाँ, 4 गोल्स हमने पढ़े थे। डिस्क्राइब, एक्सप्लेनेशन, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल। तो 4 फेज में साइकोलॉजी काम करती है। साइकोलॉजी इज डिवोटेड टू अंडरस्टैंड। ये इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। नहीं, अभी क्वेश्चन पेपर इसलिए मत देखिए बिकॉज़ आज हमारा ये फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट डे हम पहले उस चीज़ का कांसेप्ट समझते हैं, देन हम उसके सिलेबस पे जाएँगे कि सिलेबस में पॉइंट्स कौन-कौन से हैं, है ना? अभी पहले कांसेप्ट ही नहीं समझा होगा तो हमको वो चीज़ें ही समझ में नहीं आएँगी जो साइकोलॉजी पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सिलेबस में। तो पहले आप केवल साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग, उसका ओरिजिन ये समझ लेंगे, देन कल हम उसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उस पे आएँगे, ठीक है? हाँ। तो आपको इजीली सारे टॉपिक अच्छे से पता चल जाएंगे कि उन्होंने क्या पूछा है। पहले टॉपिक समझ लेते हैं। तो जो गोल्स थे हमारे साइकोलॉजी के, उनको पहले समझते हैं कि गोल्स, जो 4 गोल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था। साइकोलॉजी इज डिवोटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड इंडिविजुअल्स इमोशंस, पर्सनैलिटी एंड माइंड थ्रू अ सीरीज ऑफ साइंटिफिक स्टडीज। एक साइंटिफिक स्टडी के थ्रू किसी पर्सन का बिहेवियर, उसका पर्सनैलिटी, उसके इमोशंस किसी इंडिविजुअल की, कि समझो वो इंडिविजुअल हम हैं, हमारे पूरे इमोशंस को स्टडी करना कि हमारे माइंड में स्पेसिफिक इमोशंस क्यों और किस कंडीशन में आते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं, हम अचानक खुश क्यों होते हैं, हमारे घर का जो माहौल है, हमारा जो सराउंडिंग है, उसका हमारे इमोशंस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ों का स्टडी, और फिर ओवरऑल उन सब चीज़ों का हमारी पर्सनैलिटी पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, और उससे हमारे ब्रेन ब्रेन में क्या-क्या प्रोसेसेस होती हैं, और फिर हम उन सब होने के बाद किस तरीके से बिहेव करते हैं। कोवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर 2 हमने पढ़े। दोनों में किस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं, इस चीज़ को सबको समझती है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी के हमने जैसे कि 4 गोल्स पढ़े थे। पहला था डिस्क्राइब। अब समझिए किसी एक इंडिविजुअल के सर्टेन इमोशंस पे म्यूट कर लीजिए माधवी जी। पहला था डिस्क्राइब, दूसरा एक्सप्लेनेशन, थर्ड इज प्रिडिक्शन एंड चौथा कंट्रोल। तो डिस्क्राइब के लिए हम उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर कोई समस्या चल रही है तो वहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज हैपनिंग, मतलब क्या चल रहा है, ये समझना है पहला वाला गोल, व्हाट इज हैपनिंग। दूसरा है एक्सप्लेनेशन, व्हाई इट इज हैपनिंग। अब आपके मन में दूसरा क्वेश्चन, समझिए आपके पास में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर वाला कोई पर्सन है जिसको हमको योग थेरेपी से भी ट्रीट करना है और साथ में उसकी साइकोलॉजी को भी समझना है, क्योंकि योग थेरेपी भी तभी काम करती है जब तक हम किसी की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते, योगा थेरेपी हम प्रॉपर वे में नहीं दे सकते। तो हमको एक बेसिक उसका नॉलेज होना चाहिए। किसी के साथ कोई इमोशनल परेशानी में है, किस तरह की किसी मेंटली कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसके साथ में, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, जो उसका गोल है, व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, व्हाई इट इज हैपनिंग, ऐसा क्यों,
क्यों? मतलब आप उसका कॉज ढूंढने जाएंगे कि उनको वो तकलीफ, उनको वो जो परेशानी हो रही है, जो मेंटल इम्बैलेंस आया है, वो किस वजह से आया है, वो दूसरा क्वेश्चन, व्हाई इट इज हैपनिंग। थर्ड इज प्रिडिक्शन, मतलब आप कुछ एक्सपेक्टेशन आपका रहेगा अपनी स्टडी से, आप जो स्टडी उन पे करोगे, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। इतना सब चीज़ें जो आप उनको दे रहे हैं और उनके साथ स्टडी कर रहे हैं, उनके उनको आप ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हो, समझ रहे हो उनकी परेशानियों को, तो आगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। एंड द फोर्थ वन इज कंट्रोल, बाद में जब आप उसको एक वे आउट निकालने की कोशिश करोगे उनके साथ मिलके, तो कंट्रोल में आएगा। कंट्रोल मतलब हाउ कैन इट बी चेंज्ड, ये जो सिचुएशन उनके साथ चल रही है, ये जो परेशानी, वो मेंटल इश्यूज को वो फेस कर रहे हैं, इन सबको कैसे चेंज किया जा सकता है, वो कंट्रोल फोर्थ इसका जो गोल है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इस तरीके से, इस वे में साइकोलॉजी में चीज़ें चलती हैं और उस तरीके से मेंटल प्रोसेस को समझा जाता है स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक स्टडी में। अब जो साइकोलॉजी है उसके भी कई सारे ब्रांचेस हैं। मेनली उसके दो ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी के, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। तो जैसे कि आपको सिलेबस में एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो हम धीरे धीरे वहीं की तरफ बढ़ रहे हैं। बट अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझने से पहले हम पहले साइकोलॉजी को समझें, तो हमारे लिए इजी जाएगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्चुअली वर्ड आया कहाँ से। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि साइकोलॉजी अपने आप में साइंस का ब्रांच है, और फिर साइकोलॉजी का ब्रांच है एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। So the branches of psychology are pure psychology and applied psychology. प्योर में काफ़ी सारे उनके ब्रांचेस हैं, बट हम बात करते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी की। अप्लाइड में आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि आपके सिलेबस में भी है। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी आप लोग को दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। अभी हम केवल साइकोलॉजी के सारे कंसेप्ट को समझते हैं। थ्योरीज क्या है साइकोलॉजी के? थ्योरी कौन से हैं? अ थ्योरी प्रेजेंट अ कंसेप्ट और आइडिया दैट इज टेस्टेबल, एक आइडिया जिसको कि टेस्ट किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, वो है साइकोलॉजी। A psychological theory is a fact based idea that describe a phenomena of human behavior. A theory is based on a hypothesis which is backed by evidence. वो उस तरह का स्टडी होता है जिसमें कि कोई किसी हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है। हाइपोथेसिस आपको पता है कि कुछ किस तरह के उसके रिजल्ट्स आएंगे, उस पे बेस्ड होता है। मतलब आप प्रेडिक्शन कर सकते हो कि आप जो स्टडीज कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, और वो एविडेंस पे बेस्ड होता है। अब इसकी जो थ्योरी है, साइकोलॉजी की तो थ्योरी है, वो दो की कंपोनेंट्स पे बेस्ड होती है। कौन कौन से? इट मस्ट डिस्क्राइब अ बिहेवियर, मतलब एक किसी एक स्पेसिफिक बिहेवियर को इसने डिस्क्राइब करना चाहिए। दूसरा, इट मस्ट मेक प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर बिहेवियर। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि क्या कहना चाह रही है साइकोलॉजी का जो थ्योरी है, वो क्या कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर इन सिंपल वर्ड वी कैन से, लाइक किसी को अगर कोई मेंटल इश्यूज हैं, हम यहाँ पे मेंटल प्रोसेस को समझेंगे कि कोई किसी उनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स है, उस वजह से वो बच्चा दुखी होता है। एक बच्चा है जो बहुत परेशान रहता है, ठीक है, उसका जो एकेडमिक्स है सब कुछ ओके है, उसका स्कूल में फ्रेंड्स के साथ में अच्छा बिहेवियर है, लेकिन वो बहुत उदास रहता है, वो बहुत नर्वस रहता है। और तो अगर आपको उसको काउंसिल करना है, तो सब क्या हम ऐसे रैंडमली उनको काउंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं, हमको दो की कंपोनेंट पे काम करना पड़ेगा। इट मस्ट डिस्क्राइब अ बिहेवियर, पहला मतलब उनका क्या ऐसा स्पेसिफिक बिहेवियर है जिसकी वजह से हमको उनको
काउंसिल करने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर हमको उनकी प्रॉब्लम पे स्टडी करने की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा क्या बिहेवियर उन्होंने शो किया। बिहेवियर दो टाइप के हमने समझ लिया, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब वो रीज़न क्या है, वो पहला आपका की कंपोनेंट हुआ। देन सेकेंड, इट मस्ट मेक प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर बिहेवियर। अब आपने जो काउंसलिंग स्टार्ट की, अब समझिए हमने कोई साइंटिफिक स्टडी उस पे नहीं किया, क्योंकि अ, हम साइकोलॉजिस्ट तो हैं नहीं, हम जस्ट उसको हेल्प करना चाह रहे हैं। तो साइकोलॉजी किस वे में काम करेगी, हमको उसको काउंसिल करते-करते ये सोचना पड़ेगा कि हमारे काउंसलिंग से उसको क्या पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स हमको मिलने वाले हैं और धीरे-धीरे वो बच्चा मेंटली हेल्दी हो जाएगा, वो सारी अपनी परेशानी भूल जाएगा, बिकॉज़ हमने उसको बहुत अच्छे से काउंसिल किया है, उसकी समस्याएँ सुन के, समझ के। तो आप ये प्रिडिक्शन करोगे कि आज से 2 महीने, 4 महीने के बाद उसका बिहेवियर कैसा तरीके से चेंज हो चुका होगा। किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस उसके बिहेवियर में आएँगे। ये आपका जो प्रेडिक्शन है, ये भी साइकोलॉजी का एक की कंपोनेंट है, जिन पे साइकोलॉजी काम करती है। पहला समस्या को समझना, दूसरा उसमें क्या सुधार आएगा वो प्रेडिक्शन करना। ये थ्योरी है साइकोलॉजी का। अब इस पे कई सारे साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है और उन्होंने अपने-अपने थ्योरीज़ दिए हुए हैं। तो जो मेजर टाइप की साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उनमें है बिहेवियरल थ्योरी, दूसरा है कॉग्निटिव थ्योरीज, साइकोडायनेमिक थ्योरीज, बायोलॉजिकल थ्योरीज, ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज। इस तरह की अलग अलग थ्योरीज साइकोलॉजी पे दी हुई हैं, पर इनका पर्पस क्या है। ये जो थ्योरीज साइकोलॉजी पे अब तक लिखे गए, जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं, उनका पर्पस क्या है, तो इसको समझते हैं। You may find yourself questioning how necessary it is to learn about different psychology theories. आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, साइकोलॉजी वर्ड हमने समझा, उसका ओरिजिन क्या है, वो किसका ब्रांच है, सब समझ लिया, बट इनकी थ्योरीज को पढ़ने की हमको ज़रूरत क्या है। जबकि थ्योरीज इतने पुराने हो चुके हैं, इतने आउटडेटेड हो चुके हैं, इतने इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट मतलब देखो एक थ्योरी आती है, तब उसके बाद जब दूसरी आ जाती है ना, तो वो कहीं ना कहीं पहले वाली थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश करती है कि इनसे ज़्यादा मॉडर्न रिसर्च हमारा है, तो ये ज़्यादा प्रॉपर है। तो क्या होता है, हमको सारे के सारे थ्योरीज को पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब वो आउटडेटेड हो चुके हैं। However, theories provide valuable information about the history of psychology and the progression of thoughts on a particular topic. They also allow a deeper understanding of current theories. Each one helps contribute to our knowledge of the human mind and behavior. हमको साइकोलॉजी पढ़ते वक्त उनके सारे थ्योरीज को जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हर थ्योरी से हमको एक नया नॉलेज मिलता है और एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हमको मिलती है उस करंट थ्योरी को समझने की, क्योंकि सारे थ्योरीज थोड़ा थोड़ा कुछ अलग बातों में होती है। तो इस वजह से हमको साइकोलॉजी के में उनके थ्योरीज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।